नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय सतत शिक्षा विद्यालय स्नातक डिग्री कार्यक्रम वैकल्पिक पाठ्यक्रम ग्राम विकास BRDE 101 भारत में ग्राम विकास खंड 6 उभरता ग्रामीण समाज इकाई 2 सशक्तिकरण 2.0 उद्देश्य। इस इकाई का उद्देश्य आपको सशक्तिकरण की अवधारणा से परिचित कराना है। इस इकाई में आप महिला सशक्तिकरण के संदर्भ के साथ सशक्तिकरण का अर्थ, परिभाषा, मुख्य घटक तथा आयामों का अध्ययन कर सीख सकेंगे। आप इस इकाई के अध्ययन के पश्चात सक्षम होंगे सशक्तिकरण को परिभाषित कर सकेंगे। महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में सशक्तिकरण का परीक्षण कर सकेंगे और महिला सशक्तिकरण के आयामों का वर्णन कर सकेंगे तथा इससे संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों से परिचित हो सकेंगे। 2.1 प्रस्तावना। समाज में महिला एवं पुरुष विकास की प्रक्रिया में योगदान की क्षमता तथा संसाधनों के दोहन, जिम्मेदारी, भूमिका के संदर्भ अलग अलग है। तुलनात्मक रूप में महिला गैर लाभकारी स्थिति में है। उसकी स्थिति घर या समुदाय में धार्मिक प्रतिमानों, आर्थिक स्थिति या वर्ग, सांस्कृतिक मूल्यों, नृजातीयता तथा उत्पादक गतिविधियों के प्रकार से निर्धारित होती हैं। इसीलिए लिंग की गुणवत्ता के लिए सशक्तिकरण के संदर्भ में सामाजिक रूपांतरण आवश्यक है। वर्तमान इकाई में सशक्तिकरण से संबंधित मुद्दों की चर्चा करेंगे। 2.2 अर्थ एवं आवश्यक घटक। सशक्तिकरण एक प्रक्रिया है जो हमारे सोचने के तरीके तथा करने से संबंधित मान्यताओं को चुनौती देता है। यह शक्ति, सहायता करने, प्राप्त करने तथा सफलता के लिए हमारी मूल मान्यताओं को चुनौती देता है। शुरुआत में सशक्तिकरण की अवधारणा को परिमार्जित कर हमें विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए क्यों और कैसे हम संकीर्ण मानसिकता से सशक्तिकरण पर केंद्रित करने के संदर्भ में व्यवस्था के बारे में मत स्पष्ट कर वृहद स्तर पर सशक्तिकरण की अवधारणा को समझने की आवश्यकता है तथा परियोजनाएं, विशिष्ट आयाम या सार इत्यादि एवं सशक्तिकरण से इतर अनुशासनात्मक रेखा की गतिविधि के परिचर्चा की अनुमति मिलनी चाहिए। सशक्तिकरण को समझने से यह गंभीर मुद्दा बन गया है। सशक्तिकरण की अवधारणा देश के प्रत्येक व्यक्तिगत नागरिक के जीवन के सभी पक्षों में रूपांतरण लाने की बात करता है। इसका उद्देश्य इसमें सहभागिता की एक समझ प्रदान करना है तथा उसके सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के संदर्भ में उनकी भावनाओं के संदर्भ में उसकी आवाज सम्मानपूर्वक सुनी जाएगी को सुनिश्चित कराना है। भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार सशक्तिकरण का अर्थ शक्तिहीन की स्थिति से एक शक्तिवान बनने हेतु प्रेरित करना है। सशक्तिकरण को एक उभरती संरचना के नाम से समाज वैज्ञानिक द्वारा संबोधित किया जाता है जो अल्पसंख्यक समूहों जैसे महिला, अपंग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के शक्तिहीन लोगों के मुद्दों की बात करता है। व्यावसायिक तीव्रतम सशक्तिकरण केवल एक जलवायु, एक संबंध, संसाधन तथा प्रक्रियात्मक साधन के द्वारा प्रदान किया जाता है जिसमें लोग अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं। साइमन 1190 पेज 32 डंडा सशक्तिकरण एक बहुआयामी सामाजिक प्रक्रिया है जिसकी सहायता से लोग अपने जीवन पर नियंत्रण पाते हैं। यह एक प्रक्रिया है जिसमें लोगों की मजबूत शक्ति वह है लागू करने की क्षमता जिसका प्रयोग अपने जीवन, अपने समुदायों तथा अपने समाज के लिए किया जाए। ऐसे मुद्दों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने को वे महत्वपूर्ण मानते हैं। सशक्तिकरण ऐसी प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है जिसमें बातचीत, खोज तथा विकास सम्मिलित है। बातचीत की प्रक्रिया सदस्यों के बीच साझेदारी की संरचना बनाती है, उनके समक्ष चुनौतियों को उभारती है तथा उनके लिए दिशा निर्देश स्पष्ट करते हैं। सशक्तिकरण की प्रक्रिया के द्वितीय चरण में क्षमता की पहचान, संसाधन की क्षमताओं का विश्लेषण तथा निराकरण ढूंढने के लिए अन्वेषण है। सशक्तिकरण की प्रक्रिया हमेशा विकास के लिए है जिसके द्वारा अवसरों को बढ़ाया जाता है, गठबंधनों का सृजन किया जाता है एवं संसाधनों को सक्रिय किया जाता है। सशक्तिकरण के आवश्यक घटक 1. सामाजिक सशक्तिकरण। सामाजिक सशक्तिकरण का अर्थ सभी प्रकार से मौजूदा सामाजिक स्वरूप में स्थापित असमानताएं,
विभिन्नताएं तथा अन्य अस्तित्व रखने वाली समस्याओं का समापन करने के साथ साथ आसानी से मूलभूत न्यूनतम सेवाओं को पहुंचाने का प्रावधान करना चाहिए। 2. आर्थिक सशक्तिकरण। यह उस आधारभूत उद्देश्य के साथ समुदाय को आर्थिक रूप से स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए अगड़े एवं पिछड़े दोनों के संपर्कों के साथ परीक्षण तथा जो रोजगार कमाई की उत्पत्ति के गतिविधियों को बढ़ाने का प्रावधान करता है। इसे ऐसे साधन प्रदान करना चाहिए जो नीतियों के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को मजबूत बनाकर उनकी गरीबी को समाप्त करती है, उनके जीवन स्तर में सुधार करती है तथा उनकी पूंजी बढ़ाने में सहयोग करती है। 3. राजनीतिक सशक्तिकरण। राजनीतिक सशक्तिकरण का अर्थ अधिकार प्रदान करना जो व्यक्तियों, लोगों के समूहों या समाज को तथा स्वयं के लिए लोगों को अच्छा लगने वाले विकास को प्राथमिकता देने का निर्णय करता है। शक्ति में एक ऐसी घटना है जो कमजोर वर्ग, जिनको निर्णय लेने में समानता की बात की जाती है, को निम्न से शिखर तक पहुंचा देती है। 4. सांस्कृतिक सशक्तिकरण। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो विश्वास, मूल्य, भाषा, कला तथा प्रथाएं जो समाज को विशेषीकृत करती है, के चारों तरफ है। सांस्कृतिक लोकाचार बदलने में अधिक समय लेते हैं तथा सांस्कृतिक विलक्षणता सशक्तिकरण की प्रक्रिया को धीमा करती है। महिला सशक्तिकरण। सशक्तिकरण ऑक्सफोर्ड की अंग्रेजी डिक्शनरी 1984 के अनुसार सशक्तिकरण पर सत्ता कन्यादान की प्रक्रिया है या शक्ति के साथ औपचारिक रूप या कानूनी रूप से कुछ एक निवेश है। यह एक योग्य बनाने की प्रक्रिया के रूप में विवेचित किया गया है। ऑक्सफोर्ड 1962, 265। फिर भी सशक्तिकरण परिवर्तन को प्रोत्साहित करता है तथा जागरूकता में वृद्धि के माध्यम से उसके जीवन पर नियंत्रण पाने के लिए एक व्यक्ति को योग्य बनाता है, क्रिया करते हुए तथा पूर्णतः वास्तविकता के रूप में कार्य करते हुए प्रार्थी उसके क्षमताओं को बढ़ाता है। महिला का सशक्तिकरण आत्मविश्वास के महानतम अंश को प्राप्त कर स्वतंत्रता की एक समझ तथा पुरुष प्रधान समाज द्वारा थोपी गई भेदभाव को रोकने की क्षमता विकसित करने योग्य बनाएगा। सशक्त का तात्पर्य शक्तिशाली बनाना था, जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति से लैस होना है, जिसके परिणामस्वरूप असमानता, विकलांगता तथा अक्षमता न आए। सशक्तिकरण एक सक्रिय बहुआयामी प्रक्रिया है जो महिला को उसकी पूर्णतः पहचान तथा शक्ति को जीवन के जीने के तरफ एहसास करने के योग्य बनाता है। यह ज्ञान एवं संसाधनों की महानतम पहुंच, निर्णय लेने में पूर्ण स्वतंत्रता, अपने जीवन की योजना बनाने की महानतम क्षमता, उनके जीवन पर प्रभावित करने वाले अप्रत्याशित परिस्थितियों पर महानतम नियंत्रण तथा उनके ऊपर प्रयासों द्वारा बाधा थोपने से स्वतंत्रता प्रदान करने हेतु बनाता है। विलीक एंड प्रैक्टिस, सपू 1988, डॉक्टर राचाई स्ट्रीज, पेज 20। महिला सशक्तिकरण सामाजिक शक्ति के पुनर्वितरण की एक प्रक्रिया के रूप में तथा महिला के पक्ष में संसाधनों के नियंत्रण हेतु 1985 में नरेबी में तृतीय अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में सबसे पहले सामने आया। तब से महिला का सशक्तिकरण एक मुद्दा के रूप में लगभग सभी अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफार्मों पर, जैसे 1982 में रियो डी जेनेरियो में पर्यावरण तथा विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में, 1993 में वियना में मानवाधिकार पर आयोजित विश्व सम्मेलन में, 1994 में सेरो में जनसंख्या तथा विकास पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में तथा 1905 में कोपनहेग में सामाजिक विकास के लिए विश्व सम्मेलन में, जहां सशक्तिकरण एक सामाजिक तथा आर्थिक विकास के एक उद्देश्य के रूप में देखा गया। महिलाओं का सशक्तिकरण एक गतिशील लेकिन स्थिर प्रघटना है जिसमें शुरुआती दौर के उद्देश्य में महिला का उदारीकरण, स्वतंत्रता तथा साझेदारी तथा बाद में दूरवर्ती उद्देश्य उनके मानवाधिकार तथा मौलिक अधिकारों के पूर्ण एहसास पर केंद्रित करते हुए स्वयं ही उनकी राजनीति, नागरिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन में समान रूप तथा पूर्ण रूप से उनकी सहभागिता सुनिश्चित करना है। डीपी सिंह, महिलाओं का सशक्तिकरण जिसमें एक सुरक्षित वातावरण, आर्थिक तथा सामाजिक न्याय, संसाधनों का समुचित पुनर्बंटवारा, सभी प्रजातियों के अस्तित्व में रहने के लिए तथा स्वस्थ गृह का सामान्य लक्ष्य जिसमें भविष्य की पीढ़ी जीवन यापन करेगी। सशक्तिकरण संघर्ष के लिए आवश्यक है। यह अत्याचार की शक्तियों के साथ तालमेल हेतु सीखने के लिए आवश्यक होगा। यह एक नवीन समाज के लिए आवश्यक रूप से दृष्टि रखेगा। यह जानबूझकर किया हुआ तथा जागरूकता के लिए भी आवश्यक है।
कबीर 2005 सशक्तिकरण को एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है जिसके द्वारा यो उस प्रकार की क्षमताओं को प्राप्त करने के लिए विकल्प बनाने में जिन क्षमताओं को नकार चुका है। यह तथ्य शक्ति, सत्ता तथा दूसरों पर प्रभाव डालने की क्षमता में सफलता प्राप्त करने को आवश्यक मानता है। संस्था या समाज की सूची इस प्रकार बनाई जा सकती है। अपने एक के लिए निर्णय लेने की शक्ति, व्यवस्थित निर्णय लेने के लिए संसाधन तथा सूचना की पहुंच, विकल्प के क्षेत्र की उपलब्धता जिसमें इच्छा को बनाया जा सके, केवल हाँ नहीं तथा दोनों में कोई एक डंडा, सामूहिक रूप से निर्णय लेने में आग्रहपूर्वक अभ्यास करने की क्षमता, परिवर्तन करने की क्षमता के बारे में सकारात्मक सोचना, अपने स्वयं के या समूह की शक्ति के सुधार हेतु सीखने की क्षमता, प्रजातांत्रिक साधनों द्वारा अन्य दृष्टिकोणों में परिवर्तन की क्षमता, वृद्धि प्रक्रिया में सहभागिता तथा कभी न समाप्त होने वाला तथा स्वयं के प्रयासों में परिवर्तन, अपनी स्वयं की सकारात्मक छवि में वृद्धि तथा आगे घटित होने वाला कलंक, विवेकशील सोच के लिए अपनी क्षमता में वृद्धि करना ताकि सही एवं गलत की पहचान की जा सके। संक्षेप में सशक्तिकरण वह प्रक्रिया है जो एक को ज्ञान प्राप्त करने की अनुमति, निपुणता, सेट तथा मनोवृत्ति जो आवश्यकतानुसार दुनिया को बदलने तथा वे परिस्थितियों जिसमें एक निवास करता है के कार्य को सफलतापूर्वक सामना करना है। सशक्तिकरण संघर्ष के लिए आवश्यक है। यह अत्याचार के साथ बलपूर्वक निपटने हेतु सीखने के लिए आवश्यक है। यह नवीन समाज के प्रति दृष्टिकोण रखने हेतु आवश्यक है। यह जागरूकता के लिए आवश्यक है तथा जानबूझकर हस्तक्षेप करता है एवं साथ ही जीवन की गुणवत्ता में बेहतरी हेतु प्रयास करता है। एकता बनाने हेतु सामूहिक शक्ति आवश्यक है। जनसंख्या गतिविधियों के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट रिपोर्ट के अनुसार यहाँ महिला के विकास के बिना धारणीय विकास नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह स्त्री ही है जो बच्चों के विकास के लिए अत्यधिक योगदान देती है। महिला के सशक्तिकरण के बहुत सारे लाभ हैं, न केवल पर्यावरण के लिए बल्कि मानवता के लिए भी हैं। धारणीय विकास को सुनिश्चित करने के लिए महिला का सशक्तिकरण आवश्यक है तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया में समान रूप से सहभागिता जरूरी है। जब महिला सशक्त होती है तो समाज सशक्त होता है। अपने परिवारों से संबंध रखने के साथ तथा संपूर्ण समुदाय के लिए वे संपूर्ण देश के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि महिला को संसाधनों तक पहुंचा दिया जाए तो वह वृहद संख्या के लोगों की बेहतरी के लिए खर्च करेगी। विकास की उपभोग एवं उत्पादन की प्रक्रिया में बिना आधी जनसंख्या महिला की साझेदारी के समाज संपन्न नहीं हो सकता है। सशक्तिकरण एक सामाजिक वातावरण के राजन में सहायता करता है जिसमें एक विकास एवं वृद्धि के लिए विकल्प बनाता तथा निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाता है। महिला सशक्तिकरण एक प्रक्रिया है जिसमें महिला संसाधनों, भौतिक, मानवीय पर तथा बुद्धिजीवी जैसे ज्ञान, सूचना, विचार तथा वित्तीय संसाधनों इत्यादि पर नियंत्रण प्राप्त किया तथा घर, समुदाय, समाज तथा देश में निर्णय लेने की प्रक्रिया पर नियंत्रण तथा शक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। सशक्तिकरण एक प्रक्रिया है जिसमें एक दिए हुए संदर्भ में सतह पर खड़ी महिला तथा गैर लाभकारी वर्ग की व्यवस्थित शक्तियों की दिशा तथा प्रकृति को बदलने का उद्देश्य है। सशक्तिकरण को योग्य बनाने की प्रक्रिया के रूप में देखा जा सकता है। यह अपने अंदर तथा परिवार और समाजों के बीच शक्ति के प्रकार्यात्मक पुनर्वितरण को भी लागू करता है तथा बाह्य रूप से महिला की समानता तथा विकास के प्रति परिवर्तन की प्रक्रिया से परिचित कराता है। महिला सशक्तिकरण के पास 5 घटक है। स्वयं की क्षमता के बारे में महिला की समझ, अपने अधिकारों को पास रखना एवं विकल्पों को निर्धारित करना, उसके पास अवसरों तथा संसाधनों को प्राप्त करने की पहुंच, स्वयं के जीवन पर नियंत्रण की शक्ति का अधिकार पास में हो, घर में एवं घर के बाहर तथा उसकी क्षमता अत्यधिक सही सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था, राष्ट्रीयकृत तथा अंतर्राष्ट्रीयकृत के सृजन के सामाजिक परिवर्तन की दिशा को प्रभावित करती है। महिला संपूर्ण जनसंख्या की आधी के बराबर है, इसीलिए इसका सशक्तिकरण विकास की प्रक्रिया में एक केंद्रीय मुद्दा है। इसी कारण 2001 में भारत सरकार द्वारा महिला के सशक्तिकरण का वर्ष घोषित किया गया। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति का मुख्य उद्देश्य महिला का सशक्तिकरण, विकास, उन्नति लाना है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य है
1. महिला के पूर्ण विकास हेतु योग्य बनाकर तथा उसकी क्षमताओं के यथार्थ को समझते हुए इसके लिए सकारात्मक आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों द्वारा एक वातावरण बनाना। 2. सभी प्रकार के मानवाधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्रता के आनंद हेतु अधिकार स्वरूप मिले नियमों एवं दल बदल के द्वारा महिला को समानता के आधार पर पुरुष की तरह सभी क्षेत्रों राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा नागरिक में अवसर मिले। 3. राष्ट्र के सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक जीवन में महिला के निर्णय लेने में सहभागिता समानता के आधार पर हो। 4. महिला की स्वास्थ्य देखभाल, सभी स्तरों पर गुणवत्तापूर्वक शिक्षा, कैरियर तथा व्यावसायिक निर्देशन, रोजगार, समान देयक, व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा तथा सार्वजनिक कार्यालय इत्यादि तक समान रूप से पहुंच होनी चाहिए। 5. महिला के विरुद्ध सभी स्वरूपों पर हो रहे भेदभाव के समापन के उद्देश्य से कानूनी व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए। 6. महिला एवं पुरुष दोनों के सक्रिय सहभागिता तथा भागीदारी द्वारा सामाजिक अभिवृत्तियों एवं सामुदायिक पेशों को बदलना। 7. विकास की प्रक्रिया में लिंग परिप्रेक्ष्य को मुख्य धारा में लाना। 8. महिलाओं तथा बालिका के विरुद्ध सभी प्रकार की हिंसा तथा भेदभाव को पूर्णतः समाप्त करना। 9. नागरिक समाज, विशेष रूप से महिलाओं के संगठनों के साथ साझेदारी बनाना एवं मजबूत करना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2010 के अवसर पर भारत सरकार द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय आयोग शुरू किया गया। इस शासनादेश में सभी महिलाओं के पक्ष में महिला केंद्रित कार्यक्रमों को एक दूसरे मंत्रालयों के अंतःक्रिय रूप में मिलकर लक्ष्य प्राप्त करना अनिवार्य है। इस मिशन का मुख्य ध्यान इस प्रकार है। महिला का आर्थिक सशक्तिकरण, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा प्रगति उन्मुख का सफाया, महिला का सामाजिक स्थायीकरण विशेषतया उनके स्वास्थ्य तथा शिक्षा पर ध्यान, लिंग से उत्प्रोत कार्यक्रम, नीतियों, संरचनात्मक व्यवस्था, मंत्रालय सहभागिता की व्यवस्था, संस्था तथा संगठन, सतही स्तर पर कार्यक्रमों तथा विभिन्न प्रकार की योजनाओं के तहत लाभ के लिए पीढ़ियों में जागरूकता हेतु समर्थन की गतिविधियों ईंधन की तरह आवश्यक है। आप सुन रहे ऑडियो लर्निंग को 2.3 महिला सशक्तिकरण का स्तर तथा आयाम। सशक्तिकरण एक बहुतध्यात्मक, बहुआयामीय तथा बहुप्रतीय अवधारणा है। सशक्तिकरण का मुख्य तत्व एक अभिकरण, एक लक्ष्य के रूप में परिभाषित क्षमता तथा उसके ऊपर कार्य करना, लिंगाधारित शक्ति संरचना की जागरूकता, स्वधारा एवं आत्मविश्वास के रूप में परिभाषित है। कबीर 2001, स्ट्रोमक्विस्ट 1903 से सशक्तिकरण के 4 आयामों की पहचान की है। 1. संज्ञानात्मक सशक्तिकरण, ज्ञान के लिए बुलावा तथा स्वयं के बारे में की समझ के लिए एक ऐसी अतिरिक्त इच्छा बनाने की आवश्यकता है जिसमें सांस्कृतिक एवं सामाजिक प्रत्याशाओं के विरुद्ध जा सके। 2. मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण, महिलाओं की भावनाओं के साथ संबंधित है तथा विश्वास जो स्वयं अपने आप की स्थितियों को परिवर्तित कर रहे हैं। महिला सामान्यतः सामाजिक एवं निलंसार होती है। पुरुष की सेवा तथा आदेश में उनके जीवन को बनाने हेतु सभी के निर्णयों का अपने द्वारा प्रभावित करना है। मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण वस्तुओं के माध्यम से इस पितृसत्तात्मक व्यवस्था में विपरीत के बदलाव में सहभागिता करती है। यह अपनी स्वयं की स्थिति की व्यवस्था में व्यक्तिगत तथा सामाजिक स्तर पर निर्णय लेने के योग्य बनाता है। 3. आर्थिक सशक्तिकरण, महिला के सशक्तिकरण बढ़ाने हेतु आय में वृद्धि करने वाली गतिविधियों में लगना जिससे उसकी स्वतंत्र आय हो। यह ढंग वित्तीय निर्भरता को दर्शाता है। यह महिला के अधिनिकरण के स्रोत की कुंजी है। 4. राजनीतिक सशक्तिकरण, राजनीतिक परिस्थितियों के विश्लेषण की क्षमता को बढ़ाने का प्रयास करता है तथा सामाजिक परिवर्तन को प्रेरित करता है। सशक्तिकरण के विभिन्न स्तर। सशक्तिकरण पर विचार करने वाले बहुत सारे सिद्धांतकार हैं, जिसमें एक का विचार है कि सशक्तिकरण विभिन्न स्तरों पर अपना स्थान ले रहा है तथा वास्तव में यदि महिला का सशक्तिकरण करना है तो सभी स्तरों पर परिवर्तन लाना आवश्यक है। हम सशक्तिकरण को 3 स्तरों, व्यक्तिगत स्तर पर सशक्तिकरण,
समूह तथा सामाजिक सामुदायिक स्तर तथा इनके बीच अंतःक्रिया के साथ संबोधित कर रहे हैं। व्यक्तिगत महिला की योग्यता के साथ विश्लेषण कर व्यक्तिगत स्तर पर अपने जीवन के ऊपर नियंत्रण रखता है, अपने मूल्यों एवं योग्यता के बारे में उसकी धारणा, उसकी योग्यता, लक्ष्य को पहचान कर तथा इस लक्ष्य के प्रति कार्य करता है। सामूहिक क्रिया के साथ समूह स्तर पर विश्लेषण तथा समूह में अभिकरण की समझा जो महिलाओं के अनुभव के साथ है। समाज के स्तर पर विश्लेषण राजनीतिक तथा सामाजिक वातावरण के लिए अनुमति देने योग्य है। सामाजिक प्रतिमान तथा महिलाओं के लिए कुछ करने हेतु क्या संभव क्या असंभव है तथा महिला कैसा व्यवहार करना चाहिए इत्यादि पर सार्वजनिक रूप से बातचीत की आवश्यकता है। विभिन्न स्तरों पर अंतर जुड़ाव तथा आपस में मिलकर सुदृढ़ बनता देखा जा सकता है। जब सशक्तिकरण व्यक्तिगत स्तर पर होता है जो इसका प्रभाव समूह एवं सामाजिक स्तर पर पड़ेगा। महिला जो व्यक्तिगत स्तर पर सशक्त है तो बहुतायत रूप से इसका प्रभाव अन्य स्तर पर आएगा। समूह के स्तर पर शक्तिकरण जैसे महिला व्यक्तिगत आवश्यकता के लिए संगठित होकर एकत्रित होती है तो इसका प्रभाव महिला का व्यक्तिगत स्तर पर स्वयं की धारा में तथा अभिकरण की समझ के रूप में बढ़ता हुआ दिखता है। समाज में परिवर्तन का सृजन कर हम व्यक्तिगत स्तर पर आवश्यक परिवर्तन करके सामना कर रहे जटिल मुद्दों के समाधान में सहयोगी बनाने हेतु प्रयासरत है। यह सहयोग आपसी सम्मान, विविध परिप्रेक्ष्य तथा दृष्टिकोण को विकसित करने पर आधारित है तथा साथ ही लोग सृजनात्मक तथा वास्तविक समाधान के लिए कार्य करते हैं। यह व्यक्तिगत तथा सामूहिक परिवर्तन का समन्वय विल्सन 1996, लोरीन तथा बैंडगिन 1990, स्पीयर तथा हुचे 1905 सशक्तिकरण प्रक्रिया के बारे में हमारी समझ है। हम सशक्तिकरण में इस सबको सम्मिलित करने वाले व्यक्तिगत तथा सामूहिक समझ के रूप में एक लक्ष्य के साथ सशक्तिकरण का कार्यक्रम करते दिखाई देते हैं। यह व्यक्तिगत तथा सामुदायिक या सामाजिक के बीच संक्रमण का अंतसंबंध अति महत्वपूर्ण है। यह अपने कार्यक्रम के रूप में लगता है लोगों को सशक्त कर रहे हैं। समुदायों तथा लोगों के लिए अमूल्य लगता है। 2.4 महिला के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कार्यक्रम। परिभाषा। एक महिला आर्थिक रूप से सशक्त है जब उसके पास सफलता की योग्यता तथा आर्थिक उन्नति पूर्वक दोनों हो एवं आर्थिक निर्णयों का करने तथा करवाने की शक्ति हो। आर्थिक रूप से सफल तथा विकास। महिला को बाजार में प्रतिस्पर्धा के लिए संसाधन एवं हुनर की आवश्यकता है, साथ ही साथ आर्थिक संस्थाओं में समान एवं नियमानुसार पहुंच हो। आर्थिक गतिविधियों से लाभ के लिए अभिकरण तथा शक्ति चाहिए। महिला के पास संसाधनों पर नियंत्रण करने एवं लाभ तथा निर्णय लेने और बनाने की क्षमता चाहिए। आर्थिक सशक्तिकरण के दो अंतसंबंधित घटकों में विभाजित किया जा सकता है। 1. आर्थिक प्रगति तथा 2. शक्ति एवं अभिकरण दोनों घटक जुड़े हुए हैं और महिला एवं उसके परिवार के बेहतर जीवन के लिए दोनों को प्राप्त करना आवश्यक है। आर्थिक उपलब्धि एवं सफलता। आर्थिक उन्नति महिला की शक्ति एवं एजेंसी का उन्नयन करता है। ठीक उसी समय जब तक महिला संसाधनों में साझेदारी तथा नियंत्रण प्राप्त करने के लिए शक्ति का प्रयोग तथा अवसरों को बनाती है एवं परिभाषित करने के लिए एजेंसी का प्रयोग करती है तब वह आर्थिक उन्नति को प्राप्त करने के लिए बेहतर हो जाती है। समाज में महिला की स्थिति कुछ सीमा तक आर्थिक सशक्तिकरण पर निर्भर है। ऐसा लगता है कि यदि कमाई में एक महिला या यदि उसका घर के उत्पादन या यहाँ तक कि गैर उत्पाद परिसंपत्तियों पर नियंत्रण है तब उसकी कीमत सम्मान तथा भी घर के अंदर समुदाय में एवं समाज में वृहद स्तर पर सौदेबाजी में बढ़ोतरी होगी। इस उद्देश्य के लिए विभिन्न मंत्रालयों तथा विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम एवं योजनाएं शुरू की जा चुकी हैं। आय में वृद्धि तथा रोजगार के लिए कार्यक्रम। महिला को आर्थिक रूप से स्वतंत्र तथा आत्मनिर्भर बनाने के लिए लाभकारी रोजगार में बढ़ोतरी हेतु विशेष प्रयास करने होंगे। इस संदर्भ में चल रहे प्रशिक्षण कम रोजगार कम आय वृद्धि कार्यक्रम जैसे SGSY, SJSRY, PMRY, STEP इत्यादि अधिकतम महिलाओं को जहां तक संभव है गरीबी रेखा के नीचे रह रही है को समाहित करने की सीमा तक बढ़ाया जाएगा। स्वयं सिद्ध यह महिला सशक्तिकरण के लिए एकीकृत योजना है। यह महिलाओं,
स्वयं सहायता समूह की रचना पर आधारित है तथा इसका उद्देश्य पीढ़ी की जागरूकता, गतिशीलता के माध्यम से महिला को पवित्र रूप से सशक्तिकरण करना तथा विभिन्न योजनाओं को मिल जाना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है: 1. महिलाओं की आत्मनिर्भरता के लिए स्वयं सहायता समूहों की स्थापना। 2. स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के बीच महिला की स्थिति, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, सफाई तथा कुपोषण, आर्थिक उत्थान एवं अन्य सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक मुद्दों के संबंध में जागरूकता तथा विश्वास की स्थापना करना। 3. ग्रामीण महिलाओं में बचत करने की आदत मजबूत तथा संस्थात्मक करना एवं आर्थिक संसाधनों पर उनका नियंत्रण स्थापित करना। 4. सूक्ष्म साख तक महिला की पहुंच होना। 5. स्थानीय स्तर की योजनाओं में महिला की सहभागिता। 6. महिला के विभाग तथा बाल विकास तथा अन्य विभाग की सेवाओं का समान हो जाना। स्वशक्ति योजना डैश। यह केंद्रीकृत प्रायोजित परियोजना है। यह 16 अक्टूबर 1998 को स्वीकृत की गई थी तथा 7 राज्यों में लागू कर दी गई। अब यह 9 राज्यों बिहार, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, चंडीगढ़ तथा उत्तरांचल में लागू है। यह ग्रामीण महिला के विकास तथा सशक्तिकरण परियोजना के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संयुक्त सहयोग से चल रही है। इस परियोजना का उद्देश्य नीरस, कठिन कार्य एवं समय बचत करने वाली डिवाइसों, स्वास्थ्य, साक्षरता के माध्यम से जीवन के अच्छी गुणवत्ता के लिए महिलाओं की संसाधनों तक पहुंच बढ़ाना तथा विश्वास में बढ़ोतरी करना एवं उनकी आय की उत्पत्ति संबंधी गतिविधियों के माध्यम से आय पर नियंत्रण में वृद्धि करना है। महिला के लिए प्रशिक्षण में सहयोग तथा रोजगार कार्यक्रम। यह कार्यक्रम 1987 में गरीब तथा परंपरागत व्यवसायों जैसे कृषि, पशुपालन, दुग्धशाला, मछली पालन, हस्तकरघा, हस्तनिर्मित, खादी में संपत्ति विहीन महिलाओं में नवीन ज्ञान तथा हुनर को अद्यतन करने की सुविधा प्रदान करने तथा ग्रामीण उद्योगों को उनकी उत्पादकता बढ़ाने एवं आय की उत्पत्ति करने के लिए शुरू किया गया। यह स्वरोजगार तथा स्वयं की उद्यमिता हुनर के विकास को समाप्त करते हुए उसके रोजगार के अवसरों का लाभ उठाना एवं बढ़ोतरी करना चाहिए। एक व्यापक सेवाएं जैसे प्रशिक्षण, प्रसार, आधारभूत संरचना, बाजार से जुड़ाव इत्यादि पूंजी के स्थानांतरण के लिए साथ ही साथ संपर्क सूत्र प्रदान करती हैं। ग्रामीण विकास के मंत्रालय में महिला का घटक। महिला के लिए समुचित संसाधनों को सुनिश्चित करने हेतु इस कार्यक्रम के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास महिलाओं के लिए एक विशेष घटक है। मुख्य योजना में महिला के पास जो घटक हैं उनमें स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (शजी), जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जगजी), इंदिरा आवास योजना (यम), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP), ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बच्चों का विकास है। इन योजनाओं का विस्तृत विवरण निम्नवत है। इंदिरा गांधी आवास योजना (यम). इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे निवास कर रहे लोगों को घर बनाने के लिए सहायता प्रदान करना है। इस योजना की प्राथमिकता आय उत्पत्ति में लगे हुए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं तथा अविवाहित महिलाओं के लिए अवसर के झरोखे खोलना है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP). इस कार्यक्रम के 3 घटक हैं जिनका नाम राष्ट्रीय वृद्ध पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार कल्याण योजना तथा राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना है। इस संपूर्ण योजना का मुख्य ध्यान महिला पर प्रमुख रूप से केंद्रित होने के साथ गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों पर है। राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना में शिशु जन्म की आशा में माताओं को सहायता हेतु व्यापक उद्देश्य के साथ प्रथम 2 जीवित बच्चों के जन्म के दौरान प्रत्येक के लिए उनको 800 रुपया प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय वृद्ध पेंशन योजना के तहत महिला एवं पुरुष जो 65 वर्ष आयु के हैं तथा जिनके पास अपनी आय का स्रोत से सहायता हेतु कम नियमित साधन या परिवार के सदस्यों के माध्यम से वित्तीय सहायता नहीं मिलती है, को 200 रुपया प्रतिमाह केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के तहत प्राकृतिक या आकस्मिक कारण से परिवार का भरण पोषण करने वाले प्राथमिक व्यक्ति के निधन की स्थिति में शोक संतृप्त परिवार को केंद्रीय सहायता के रूप में Rs. 10,000 प्रदान किया जाता है।
स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना श्री डैश। यह एक व्यापक कार्यक्रम है जो स्वरोजगार के विभिन्न आयामों जैसे स्वयं सहायता समूहों के अंतर्गत गरीब लोगों का संगठन, प्रशिक्षण, साख, प्रौद्योगिकी, आधारभूत संरचना एवं बाजार व्यवस्था को समाहित करता है। यह योजना 11 अप्रैल 1999 में शुरू की गई। यह लक्ष्य रखा गया है कि प्रत्येक विकास खंड में विशेष रूप से महिलाओं के लिए 50% का समूह होना चाहिए जिसमें स्वरोजगार करने वालों को कम से कम खाता होगा। इन स्वयं सहायता समूह के बजट को घुमाने, बैंक साख तथा अनुदान के रूप में सहायता प्रदान की जाती है। योजना का प्रयास है कि स्वरोजगार के अवसरों में वृद्धि द्वारा अर्थव्यवस्था में महिला को एकीकृत करता है। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। यह 1 अप्रैल 1909 को तत्काल प्रभाव से जुड़वा उद्देश्य के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार गरीबों के लिए मांग में अग्रणी गांव में आधारभूत संरचना का सृजन तथा पूरक रोजगार की उत्पत्ति हेतु शुरू हुई। इस योजना में 30% रोजगार के अवसर महिलाओं के लिए आरक्षित होने चाहिए। 2.5 महिला का सामाजिक सशक्तिकरण। सामाजिक सशक्तिकरण का अर्थ सभी प्रकार की अवस्थित असमानताएं, अत्यधिक विभिन्नताएं तथा अन्य लगातार अस्तित्व बनाए रखी समस्याओं को समाप्त करने के अतिरिक्त आधारभूत न्यूनतम सेवाओं तक आसानी से पहुंच प्रदान करता है। महिला का सशक्तिकरण सामाजिक शक्ति के पुनर्वितरण की एक प्रक्रिया तथा महिला के पक्ष में संसाधनों के नियंत्रण पर 1985 में नायरोबी में आयोजित तृतीय अंतर्राष्ट्रीय महिला के सम्मेलन में चर्चा हुई। तब से महिला का सशक्तिकरण एक मुद्दा के रूप में प्रायः सभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बैठकों जैसे संयुक्त राष्ट्र के 1982 में रियो जेनेरियो के पर्यावरण तथा विकास पर आयोजित सम्मेलन में, 1993 में वियना में मानवाधिकार पर आयोजित विश्व सम्मेलन में, 1995 में कोपनहेग में सामाजिक विकास के लिए विश्व स्तरीय बैठक तथा 1904 में लेरो में जनसंख्या एवं विकास पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उठ चुका है, जिसमें महिला सशक्तिकरण को सामाजिक तथा आर्थिक विकास एवं उद्देश्य के रूप में देखा गया। लिंग न्याय। भारत का संविधान महिला एवं पुरुष दोनों को समान अधिकार प्रदान कर केवल लैंगिक समानता की ही गारंटी नहीं देता है बल्कि लिंग के आधार पर भेदभाव को भी समाप्त करता है। इसके लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वह निम्नवत हैं। इंडियन पेनल कोड 1860 तथा शिशु की पूर्व पहचान की जांच की तकनीक, नियमन तथा रोकथाम के दुरुपयोग अधिनियम 1994 दंड के प्रभावी उपाय के साथ दोनों के प्रभावकारी प्रयास से गर्भपात तथा कन्या भ्रूण हत्या को पूर्णतः समाप्त कर दिए जाने का प्रावधान है। महिला के पुनरोत्पादन के अधिकार के लिए जो प्रयास किए गए उसके लिए पुनरोत्पाद की इच्छा के रूप में अभ्यास करने के योग्य बनाया जा रहा है। श्रम मंत्रालय के साथ नजदीकी सहयोग की रणनीति में सक्रिय प्रयास से रोजगार, कार्य एवं पहुंच दोनों में असमानता को समाप्त करना है। संसद तथा राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए संवैधानिक आरक्षण जो 1/3 से कम नहीं, को शीघ्र निपटाने का कार्य करके एवं इस तरह से निर्णय लेने वाली निकायों में महिला को उनके अनुपात में पहुंचना सुनिश्चित कर दिया जाएगा, जिससे वे अपनी मांगें उठा सकेंगी तथा अपनी मांगों पर निर्णय ले सकेंगी। प्रशासनिक एवं लागू करने वाली व्यवस्था दोनों स्तरों पर लिंग के प्रति गंभीरता तथा उसके अधिकारों को सुनिश्चित करने हेतु एवं महिला की रुचियों की देखभाल करने के साथ साथ प्रक्रिया की योजना बनाने, लागू करने तथा मापन में सहभागिता सुनिश्चित करना आवश्यक है। वृहद स्तर पर RCH एवं ICDS सेवाओं के माध्यम से व्यापक, वहनीय तथा गुणवत्तापूर्वक स्वास्थ्य तथा पोषण की देखभाल तक आसानी से पहुंच में वृद्धि बढ़ाने हेतु विशेष प्रयास करना होगा। शिक्षा के विशिष्ट सकारात्मक मापन प्रयासों जैसे निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर, अत्यधिक महिला शिक्षकों की नियुक्ति कर लिंग की गंभीरता से ओतप्रोत शिक्षा व्यवस्था, नामांकन में वृद्धि, छात्रावासों के प्रावधान द्वारा लड़कियों के लिए रहने की व्यवस्था, मध्याह्न भोजन व्यवस्था तथा व्यावसायिक तकनीकी प्रशिक्षण देकर महिला एवं लड़की के भेदभाव को समाप्त किया जा सकता है। भारत का संविधान निम्न प्रकार से गारंटी देता है। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15(4) राज्य को सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जातियों के उत्थान हेतु विशेष प्रावधान बनाने का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 16(4) पिछड़े वर्गों की नियुक्ति।
अनुच्छेद 330 प्रजातांत्रिक संस्थाओं में स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 335 सेवाओं में स्थानों का आरक्षण। बहुत सारे सामाजिक कानून कमजोर वर्गों, महिला तथा बच्चों के रुचियों के संरक्षण एवं सहयोग हेतु कार्य कर चुके हैं। कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक कानून निम्नवत हैं। अनैतिक यौन व्यापार रोकथाम अधिनियम 1986, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1976, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, महिला की दुर्घटना प्रतिनिधित्व परिवीक्षा अधिनियम 1981, सती निरोधक आयोग अधिनियम 1987, बच्चे के जन्म के पूर्व की जांच की तकनीकी दुरुपयोग निरोधक अधिनियम 2000 के माध्यम से गर्भ में पल रहे लड़की शिशु की जांच तथा कन्या भ्रूण हत्या का पूर्ण रूप से समापन कर दिया गया है। बाल श्रम नियमन तथा परिवीक्षा अधिनियम 1986, एट्रोसिरीज की रोकथाम अधिनियम 1989, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। यहाँ पर उच्च शक्ति प्राप्त आयोग जैसे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग तथा महिला के राष्ट्रीय आयोग हैं, जिसमें अन्याय से जुड़े मुद्दे लाए जाते हैं तथा कानूनों को और अधिक प्रभावकारी बनाने हेतु विचार किए जाते हैं। 2.6 महिला का राजनीतिक सशक्तिकरण। राजनीतिक सशक्तिकरण का अर्थ विकास की प्राथमिकताओं निर्धारित करने का अधिकार प्रदान करना है, जो व्यक्तिगत, लोगों के समूह या समाज तथा स्वयं लोगों के लिए बहुत अच्छा है। इस प्रकार की घटना में शक्ति निम्न से शिखर तक पहुंचने के साथ कमजोर वर्ग के लोगों के पास समान रूप से निर्णय लेने का अवसर होता है। सार्वजनिक जीवन में महिला की सहभागिता भारत में धर्मनिरपेक्षता की भावना एवं जनतंत्र की मजबूती को बढ़ाता है। उनकी सहभागिता भारतीय समाज में वर्तमान लिंग संबंधी असमानता को चुनौती देता है तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिला एवं पुरुष को समान भागीदार के रूप में संरचित करता है। 73वां संविधान संशोधन विधेयक महिलाओं के लिए स्थानीय प्रशासन में 1/3 स्थानों को आरक्षित करता है, लेकिन हम महिला एवं पुरुष के बीच निर्णय लेने की प्रक्रिया में तथा सभी स्तर पर राजनीतिक सहभागिता में बड़े अंतर को बना हुआ देख सकते हैं। इसके पीछे ये निम्न कारण हैं। महिला के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण के लिए बाध्य करते हैं। आर्थिक निर्भरता या वित्तीय संसाधनों की कमी, सामान्य में अपर्याप्त शिक्षा तथा राजनीतिक शिक्षा, परिवार से विश्वास एवं सहयोग की कमी, राजनीतिक दल चुनाव में पर्याप्त संख्या में टिकट देने हेतु अनिच्छुक रहते हैं। बोध प्रश्न -1 सशक्तिकरण की अवधारणा परिभाषित कीजिए। 2. महिला सशक्तिकरण के आयामों की विवेचना कीजिए। 3. महिला के सामाजिक सशक्तिकरण के मापन के लिए अपनाए गए मापकों की विवेचना कीजिए। 2.7 सारांश। सशक्तिकरण एक प्रतिभागी बनने की प्रक्रिया के अलावा एक समुचित साधन एवं अधिकार देने का उपागम है। फिर भी यह लक्ष्य समूह के बीच स्वतः क्षमता की भावना बढ़ाने की प्रक्रिया के रूप में मानता है। इसके संबंध में हमारे द्वारा सशक्तिकरण की अवधारणा के स्पष्ट अर्थ के बारे में तथा इसके विभिन्न आयामों तथा स्तरों की चर्चा की गई। अर्थ को स्पष्ट करने के लिए महिला को हमने लक्ष्य समूह के रूप में प्रयोग तथा महिला सशक्तिकरण का वर्णन किया। इसमें हमने महिला सशक्तिकरण की अवधारणा, महिला सशक्तिकरण के विभिन्न आयामों का वर्णन किया। महिला के आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए विभिन्न अभिकरणों के द्वारा महत्वपूर्ण चरण उपायों के लिए प्रयास किए गए। 2.8 प्रमुख शब्द। सशक्तिकरण एक बहुआयामी सामाजिक प्रक्रिया जिसमें शक्तिहीन की स्थिति एक शक्तिवान बनने हेतु बाध्य करती है। सशक्तिकरण की संज्ञानात्मकता यह स्वयं को एवं स्वयं की आवश्यकता की समझ एवं ज्ञान के लिए आमंत्रित करता है, जिसमें सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रत्याशाओं के विरुद्ध जाना पड़ सकता है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।